प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के अभ्यास प्रश्न पत्र 2। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए हमें जो समय मिलता है वो 3 घंटे मिलते हैं, जिसके 80 नंबर मिलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 1, इसका खंड का। ठीक, तो पहला प्रश्न दे रखा है, श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी हैं, वह एक विकसित देश है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता है? तो नंबर 1, औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय। नंबर 2, उच्च शिशु मृत्यु दर। नंबर 3, उच्च मानव विकास सूचकांक। नंबर 4, उच्च सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। तो इसमें क्या है, उच्च शिशु मृत्यु दर को छोड़कर बाकी सारे जो विशेषताएं वो विकसित देश की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिर्फ 1, 3 व 4 सही है, उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक विकसित देश की जो पहचान होती है वो क्या होती है? औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च मानव विकास सूचकांक और उच्च सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें, बताइए नीचे दिया गया चित्र किसका प्रतीक है? तो ये जो चित्र दिया गया है किसका प्रतीक बताना है इसको। तो ये जर्मेनिया का, किसका है? जर्मेनिया। ठीक है, लिखोगे आप इसको। ये जर्मेनिया का चित्र है जिसमें उसे राइन नदी पर पहरा देते हुए दिखाया गया है और 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन के द्वारा बनाया गया था। ठीक, और इसी में निम्नलिखित प्रश्न संख्या 2 के स्थान पर दिया गया, केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए टूटी बेड़ियां किस चीज का प्रतीक थी? तो टूटी बेड़ियां जो आज़ादी का प्रतीक थी। किसका? आज़ादी का। ठीक है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। तो बताना आपको प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो क्या लिखोगे आप? प्राथमिक। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। चौथा प्रश्न है, सत्य व असत्य बताइए। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे। तो ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, बेल्जियम में डच भाषी जो लोग थे वो ज्यादा संख्या में थे। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, बिल्कुल सही, विकेंद्रीकरण है सत्ता का। ठीक, और कारण दे रखा है इसका 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है। बिल्कुल ठीक, 1992 में जो संविधान में संशोधन किए गए थे उनके द्वारा विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या आ गया? पंचायती राज आया और नगर निगम, नगर पालिका जो शहरी विकास को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो संकल्पना ए जो आपका आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। ठीक है, छठा प्रश्न है, सही मिलान का चयन कीजिए। तो सही मिलान का चयन करना है, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कमल होता है? नहीं होता, उसका तो हाथ है ना, तो ये गलत है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है, जबकि हाथ दे रखा, तो ये भी गलत है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, तो बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका बहुजन समाज पार्टी का हाथी बिल्कुल सही है। ठीक है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साइकिल, तो ये भी गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह वो क्या है? वो घड़ी होता है। ठीक है ना। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। रंग काला होता है, ऐसी कौन सी मृदा जिसका रंग काला होता है? और कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसमें आयरन होता है, चूना, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ये कौन सी मृदा होती है? ये क्या होती है?
काली मृदा होती है। ठीक है, क्या होती है? काली मृदा। इसको काली कपास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है ये। ठीक, 8वां प्रश्न है, उदारीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो उदारीकरण का मतलब क्या है? लिखो इसका आंसर। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी कि सरकार जो भी प्रतिबंध होते हैं, अवरोध होते हैं, उसको हटा लेती तो उसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण कहा जाता है। अथवा मैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन क्या चाहता है? इसका भी आंसर लिखिए आप। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन सही तरीके से हो। ठीक है, तो आंसर लिख लोगे उदारीकरण का भी और वैश्वीकरण का भी आप। ठीक, प्रश्न नंबर 2 दे रखे। प्रश्न नंबर 9 है 9, साख के औपचारिक स्रोतों का निरीक्षण क्यों आवश्यक है? तो साख के जो औपचारिक जो स्रोत है उन पर निरीक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों होगा? इसलिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों यानी कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे खरीदारों इत्यादि को भी ऋण दे। इसलिए साख के औपचारिक स्रोतों पर निरीक्षण होना आवश्यक है। ठीक है, इसी में अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, गरीबों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई किन कारणों से होता है? क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या होता है, बैंक के समक्ष समर्थक ऋण आधार जैसे कि भूमि, मकान, गाड़ी आदि नहीं दे पाते, इसलिए बैंक उन्हें ऋण नहीं देते हैं। तो आंसर लिखो इसका, बैंक गरीबों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई किन कारणों से होती है? क्योंकि गरीब व्यक्ति बैंक के समक्ष समर्थक ऋणाधार जैसे भूमि, मकान, गाड़ी आदि नहीं दे पाते हैं, इसलिए बैंक उन्हें ऋण नहीं देते हैं। ठीक, 10वां प्रश्न है, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। तो हरित क्रांति क्या है इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसका आंसर? लिखो 1960 एवं 1970 के दशकों में कृषि सुधारों जैसे HYV बीजों, सिंचाई तथा उर्वरकों के प्रयोग आदि के कारण कृषि उत्पादन विशेषकर गेहूं एवं चावल में हुई वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आंसर? 1960 एवं 70 के दशक में कृषि में जो सुधार हुए थे, जिसमें विशेषकर गेहूं और चावल की खेती में वृद्धि हुई थी, ठीक, इसको हरित क्रांति कहा जाता है। और ये वृद्धि क्यों हुई थी? क्योंकि सिंचाई और उर्वरक आ गए थे। ठीक है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई और उर्वरक को बढ़ाए गए, और दूसरा नई क्वालिटी के बीज आए जिनका नाम था HYV बीज। ठीक है, उच्च क्वालिटी के बीज थे ये। ठीक, इसी में अथवा करके क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति को परिभाषित कीजिए। तो श्वेत क्रांति को परिभाषित करना है। तो श्वेत क्रांति क्या होती है? इसका मतलब है जो दूध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 11, नीचे दी गई परिस्थिति का अध्ययन कीजिए और बताइए कि नरेश किस क्षेत्र में कार्यरत है। विशेषता इसकी नौकरी की, नौकरी की सुरक्षा सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, काम के निश्चित घंटे नहीं है। तो ये कौन सा संगठन, कौन से उसमें काम कर रहा है? ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। किसमें? असंगठित
क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। जब मर्जी से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बीमार पड़ता है, छुट्टी कर लेता है तो उसको तनख्वाह उसकी काट ली जाती है, काम के घंटे भी इसके निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब यह है असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगर ये संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा होता तो इसकी नौकरी की सुरक्षा होती है ना, काम के घंटे इसके निश्चित होते। 12वां क्वेश्चन है, राजेश देश में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजेश का जो देश है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बताइए। राजेश लोकतांत्रिक देश में है अथवा अलोकतांत्रिक देश में है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, त्रुटि सुधार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो ऐसा कौन से देश में होता है, लोकतांत्रिक देश में या अलोकतांत्रिक देश में? तो ये होता है लोकतांत्रिक देश में, ठीक है। क्या लिखोगे? लोकतांत्रिक देश में राजेश रहता है, क्योंकि समानता को बढ़ावा लोकतंत्र में दिया जाता है और व्यक्ति गरिमा को भी बढ़ावा लोकतंत्र में दिया जाता है। और अगर कोई गलती होती है तो सुधार भी लोकतंत्र में किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, बताइए नीचे दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है? विवाह, शिक्षा और जंगल। इस पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो इस बारे ये जो विषय आते हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं वह है आपका विवाह, शिक्षा और जंगल, और इन पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को इन विषयों पर, विवाह, शिक्षा और जंगल पर कानून बनाने का अधिकार है। 14वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो दल बदल का मतलब ये होता है कि विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है, ठीक है। अगर कोई विधायक है या सांसद है वो जीत जाता है किसी पार्टी से, ठीक है, और उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? दल बदल कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर लिखो इसका, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल या पार्टी में चला जाना दल बदल कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, क्या आपको लगता है कि यदि श्रीलंका में सिंगली की जगह तमिल को राजभाषा बनाया गया होता तो वहाँ जाति तनाव नहीं होता? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो भाई श्रीलंका में क्या किया था, सिंगली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल भाषा की अवहेलना की गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? जातीय तनाव हुआ, ठीक। तो आपको बताना कि अगर सिंगली की जगह पर तमिल को राजभाषा बनाया जाता तो क्या जातीय तनाव होता? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी देना है। तो भाई किसी भी अगर दो भाषाएं हैं, है ना, 2 हैं या 4 भाषाएं हैं किसी देश की, ठीक है, और उनमें से किसी एक को अगर राजभाषा बना दिया जाएगा तो झगड़ा तो होना ही है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि वैसी स्थिति में सिंगली भाषा की अनदेखी होती और जातीय तनाव की संभावना बनी रहती है ना। भाई अगर सिंगली भाषा को राजभाषा बना दिया जाता तो सिंगली भाषा की अनदेखी हो जाती और फिर भी जातीय जो तनाव की भावना है वो बनी रहती, ठीक। तो इसका आंसर लिखो नहीं, क्योंकि वैसी स्थिति में सिंगली भाषा की अनदेखी की जाती और जातीय तनाव की संभावना हमेशा बनी रहती। प्रश्न नंबर 16 है, मान लीजिए आप भारत में पटसन उद्योग का व्यापार करना चाहते हैं। व्यवसाय के लिए आप भारत के किस राज्य का चयन करना चाहेंगे, क्यों? भाई पटसन उद्योग लगाने के लिए कहाँ पर आप लगाओगे?
तो पटसन उद्योग जो है ना हम लगाएंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगाएंगे? पश्चिम बंगाल में। ठीक, क्यों लगाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल का अधिकांश जो भारत का जो अधिकांश भाग जो है ना पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्यों लगाएंगे पटसन उद्योग? क्योंकि भारत का अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में ही संकेंद्रित है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर पटसन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उसके लिए जो कच्चा माल होता है ना वो अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है, इसीलिए हम पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग लगाएंगे। तो बच्चों ये आज की वीडियो थी, हमने पार्ट 1 किया है, इसका खंड का किया है, 16 क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले। ठीक है, इनको आप याद कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, और बाकी और भी जो खंड खा है, गा है ना, जो भी पार्ट है ना, इसके सारे क्वेश्चन आप कीजिए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में, और जो समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।